Hello students, welcome to accountancy class. As you all know, we are proceeding with the adjustments related to goods. In our previous video, we have already discussed about the adjustments of loss that incurs on goods. ठीक है, तो उसमें हमने लॉस बाय फायर जो कंसेप्ट था उसको डिस्कस किया था. वहाँ उसे प्रॉफिट एंड लॉस और जो हमारी परचेज थी उसमें से कैसे लेस किया जाएगा, प्रॉफिट लॉस में किस तरीके से शो किया जाएगा और प्लस बैलेंस शीट में कैसे उसकी ट्रीटमेंट की जाएगी. तो आज हम थोड़ा सा और एडवांस पढ़ते हैं कि अगर हमारा जो लॉस है दैट इंक्योर्ड बाय द फिक्स एसेट्स, अगर वो लॉस फिक्स एसेट्स से होता है तो उस केस में एंट्री कहाँ कहाँ होगी. देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो भी लॉस होते हैं, जो भी इनकम होती है, उसका इफेक्ट डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर होता है. ठीक है, तो जो लॉस हमने इंक्योर किया वो प्रॉफिट एंड लॉस में तो होगा ही होगा. ठीक, लेकिन कौन सा लॉस यहाँ लिखा जाएगा, तो वहाँ एक्चुअल लॉस होगा जितना फर्म को एक्चुअल में बियर करना पड़ रहा है. जैसा कि कल हमने जो कंसेप्ट किया था उस कंसेप्ट में क्या था कि फर्म को 7080 रुपीज़ का टोटल लॉस हो रहा था, जिसमें से 4000 रुपीज़ जो है वो इंश्योरेंस कंपनी रिकवर करा रही थी. ठीक है, तो एक्चुअल लॉस फर्म जो बियर कर रही थी दैट इज फॉर ओनली 3080 रुपीज़. ओके, तो यहाँ भी ऐसा ही किया जाएगा कि हमारे पास अगर फिक्स असेट से रिलेटेड कुछ लॉस दिया जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पहले लॉस देखेंगे. एग्जाम्पल अगर ले, फॉर एग्जाम्पल 8000 रुपीज़ की हमारी कोई एसेट थी और वो एसेट किसी भी रीज़न से डिस्ट्रॉय हो गई और उस एसेट के बदले में हमें 6500 रुपीज़ जो है वो इंश्योरेंस कंपनी से एज ए क्लेम रिसीव हो रहे हैं. तो फर्म को एक्चुअल लॉस जो है वो कितना करना पड़ रहा है बियर, ओनली फॉर 1500 रुपीज़. ठीक है, तो जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे दैट लॉस इज दिस. ठीक, कि एक्चुअल में जो लॉस हुआ फॉर 8000 रुपीज़, बट उस लॉस को रिकवर कर लिया गया फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी 6500. तो फर्म को जो एक्चुअल में लॉस बियर करना पड़ा, मतलब जो फर्म को रियल में बियर करना पड़ा है वो लॉस है 1500 रुपीज़. तो उस लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में शो करेंगे यहाँ बाय 1500 रुपीज़. ओके, अब बात आती है बैलेंस शीट की. जो भी पर्टिकुलर एसेट यहाँ लिखी गई है, अगर वो एसेट आपकी मशीन है, आपकी बिल्डिंग है, लैंड है, किसी भी एसेट से रिलेटेड अगर वो लॉस है तो उस पर्टिकुलर एसेट में से हम उस रिड्यूस एसेट को माइनस कर देंगे. मीन्स हमारे पास से जो एसेट खत्म हुई है वो कितनी है, 8000 रुपीज़ की. ठीक, मतलब हमारे पास अगर कोई मशीन थी जिसकी कीमत 48,000 रुपीज़ थी और इस 48,000 रुपीज़ में से 8000 रुपीज़ का कोई पार्ट जो है वो डैमेज हो गया, मीन्स उस मशीन की एक्चुअल कीमत अब रह गई 40,000. ओके, यहाँ हमें कितना लॉस रिकवर हुआ हमारा नहीं हुआ वो चीज़ यहाँ पे हमने लिख दी है, बट एक्चुअल में जो एसेट रिड्यूस हुई दैट इज फॉर 8000 रुपीज़. ओके, तो यहाँ जो हम बैलेंस शीट में शो करेंगे वो लॉस होगा हमारा 8000 रुपीज़ का. मीन्स पर्टिकुलर एसेट से उस 8000 रुपीज़ मीन्स जो एक्चुअल रिडक्शन हुई है उसे हम रिड्यूस कर देंगे. ओके, तो ये केस था जब हमारे पास जो एडजस्टमेंट है वो रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स होती है. ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कि जब हम गुड्स को एज ए चैरिटी, मतलब किसी फ्री पर्पस से, किसी की हेल्प के पर्पस से किसी भी पर्सन को फ्री डोनेट कर देते हैं या उसकी हेल्प के लिए उसे दे देते हैं. ठीक है, तो उस केस में भी फर्म लॉस बियर करती है, क्योंकि देखिए बेटा, जब किसी को कोई चीज़ चैरिटी में दान में दी जाती है तो उससे कुछ पैसा रिसीव तो नहीं होता ना, वो हमें कुछ भी पेमेंट तो नहीं देता ना. ठीक है, लेकिन उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो भी प्रोडक्ट हमने चैरिटी में दिया है उसके लिए फर्म ने तो कुछ अमाउंट एक्सपेंडिचर किया था ना उसके लिए. ठीक है, तो फर्म ने जो एक्सपेंडिचर किया उसके बदले में फर्म को रिटर्न में क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला. इसीलिए जो एक्सपेंडिचर फर्म ने किया था वो फर्म के लिए एज ए लॉस रहेगा, मीन्स उसे हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट में से डिडक्ट करेंगे.
ठीक है, तो चलिए इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं कैसे होती है। तो चलिए अब बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। व्हेन द गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ चैरिटी, एक चैरिटी के लिए जब गुड्स को दान में दिया जाता है, मीन्स किसी की हेल्प के लिए जब हम किसी प्रोडक्ट को फ्री में उसे दे रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में देखो बेटा कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो स्टॉक था, जो भी आपके पास रेडी स्टॉक था, आपका मटेरियल था, गुड्स थे आपके, उसे आपने चैरिटी में दे दिया, ठीक है। अगर उसके बदले में आपको कुछ भी पैसा रिटर्न में मिलता है, कोई डेटर मिलता है या अदर कोई कमोडिटी मिलती है, तो वो आपके लिए एज ए रिसिप्ट हो जाती है, लेकिन अभी आपको रिसिप्ट में कुछ नहीं मिल रहा, ठीक। तो जैसे लॉस में हुआ था, वहाँ क्या था कि लॉस जब हो रहा था तो आपको रिटर्न में कुछ नहीं रिसीव हुआ, आपने क्या किया, सीधा जाके परचेज में से उसे डिडक्ट कर दिया। तो सेम यहाँ ऐसे ही होगा कि आपने ट्रेडिंग में से अपने गुड्स को जो चैरिटी में दिया है वो माइनस कर देना है परचेज से। ओके, मीन्स आपकी जो भी परचेज थी, जितने का भी गुड्स आप परचेज करके लेके आए थे, उस गुड्स में से जो अमाउंट आप चैरिटी में दे चुके हो, मीन्स जो गुड्स आप चैरिटी में दे चुके हो किसी को, वो गुड्स आप माइनस कर दोगे, तो एक्चुअल परचेज अब आपके पास रह जाएगी। ओके, दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा इसका, अब गुड्स हैं तो गुड्स को बैलेंस शीट में तो शो किया नहीं गया है, उसके लिए जो नुकसान हुआ है, जो लॉस हुआ है, उस लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप चैरिटी में कोई चीज़ दे रहे हैं तो उसके लिए फर्म ने तो पे किया था, आपको रिसीव ही तो नहीं हो रहा ना किसी से, बाकी आप तो खुद परचेज करके लेके आए हो। एक फर्म की तरह अगर सोचे तो हमने तो उसके ऊपर खर्च किया था ना, लेकिन हमने क्या किया, अब उस चीज़ को फ्री में किसी को दे दिया, मीन्स हमारे पास से जो एक्सपेंडिचर हुआ था वो अब किसी को फ्री में गया, उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिला, मीन्स हमें नुकसान हुआ, एक लॉस हुआ, ठीक है। और लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखे जाते हैं। इट मीन्स जो एक्चुअल लॉस है वो टू चैरिटी करके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो कर देंगे। ओके, अब सेम चीज़ आती है आपका फ्री सैंपल का, ठीक है बेटा। देखो, चैरिटी और फ्री सैंपल ये दोनों चीज़ें अलग हैं, मीनिंग सेम लगेगा आपको, क्योंकि चैरिटी में भी आप अपना गुड्स जो है वो फ्री में किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और जो आपके पास फ्री सैंपल होता है वहाँ भी आप अपने प्रोडक्ट को फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। लेकिन चैरिटी जो की जाती है वो किसी की हेल्प के लिए की जाती है, जबकि फ्री सैंपल जो होते हैं वो जस्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ठीक। तो देखते हैं इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है। तो जो फ्री सैंपल होते हैं उनका सेम चैरिटी की तरह ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, सेम उसको ट्रेडिंग P&L जो आपका परचेज है उसमें से डिडक्ट किया जाता है, क्योंकि एक्चुअल में आपको उस परचेज के बदले में कुछ भी रिसिप्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए आप परचेज में चैरिटी के साथ साथ फ्री सैंपल को भी डिडक्ट कर देते हैं। ओके, क्योंकि फ्री सैंपल से आपकी जो परचेजिंग थी वो डिडक्ट हो रही है, वो कम हो रही है। ओके, दूसरा इसका इफेक्ट पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस पे, तो यहाँ उसको डेबिट में लिखा जाता है टू एडवर्टीजमेंट, मीन्स आपने जो भी फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए उनका मेन मोटिव तो एडवर्टीजमेंट करना था, आपका जो प्रोडक्ट है उसे प्रमोट करना था, इसीलिए उसे फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ओके, तो चैरिटी आ जाए या फ्री सैंपल आ जाए, दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होती है, बट दोनों का मीनिंग अलग होता है। चैरिटी किसी की हेल्प के लिए की जाती है, और जो फ्री सैंपल है वो एडवर्टीजमेंट के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था उसमें अगर सेम चीज़ हम अब पर्सनल यूज़ के लिए आ जाए तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। देखिए बेटा, कई बार क्या होता है कि हमने किसी प्रोडक्ट को बनाना शुरू किया, मतलब हमारा कोई बिजनेस है, तो उस बिजनेस में जो प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है, कस्टमर कौन होंगे, बाहर वाले लोग होंगे, लेकिन क्या उस प्रोडक्ट को खुद ओनर यूज़ नहीं करेगा, उसे भी तो यूज़ करना होगा। अगर वो खुद अपना प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेगा तो दूसरे लोग उसके ऊपर विश्वास क्यों करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर में या आपका कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ आप कुछ बना रहे हो,
तो बाहर के लोग तो ऑर्डर कर ही रहे हैं, अगर आपके घर में पार्टी है तो आप उसके लिए भी वहीं से ही ऑर्डर करोगे, मीन्स वहीं से ही आप अपना मटेरियल जो है वो रिसीव करोगे, जो प्रोप्राइटर है, जो ओनर है। ओके, अगर वो किसी दूसरी फर्म से या दूसरे रेस्टोरेंट से खाना मंगवाता है तो क्या इमेज जाएगी लोगों के सामने कि इसे अपनी पार्टी के लिए किसी दूसरे फर्म से या दूसरे रेस्टोरेंट से खाना चाहिए, तो दूसरों को क्या वैरायटी दे रहा होगा, ये क्या मतलब क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा होगा, इसीलिए वो अपने प्रोडक्ट को खुद भी कंज्यूम करता है। ठीक है, लेकिन जब उस प्रोडक्ट को खुद कंज्यूम कर रहा होता है तो उस केस में वो उस प्रोप्राइटर के लिए एज ए ड्राइंग्स होती है। ओके, तो देखते हैं ड्राइंग्स के लिए क्या ट्रीटमेंट होती है। बेटा देखो, ड्राइंग्स के लिए भी कहीं ना कहीं सेम चीजें लिखी जाती है कि यहाँ आप अगर ड्राइंग कर रहे हो गुड्स की, मीन्स आपने जो प्रोडक्ट कंज्यूम किया वो पर्सनल यूज के लिए था, तो सेम ट्रेडिंग का जो परचेज है उसमें से उसे डिडक्ट कर दिया जाएगा। मीन्स जो प्रोडक्ट, जो मटेरियल वहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है उसे अगर पर्सनल यूज के लिए ओनर ने निकाल लिया है, ओनर उसको अपने लिए कंज्यूम कर रहा है, तो उस केस में परचेज में से उसे एज ए ड्राइंग लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके बदले में जो जो हमारा मैन्युफैक्चरर है उसने वहाँ पे कोई पेमेंट नहीं की है, सिर्फ वहाँ से चीज़ों को कंज्यूम कर लिया है। ओके, तो अब दूसरा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? दूसरा इफेक्ट यहाँ लॉस में नहीं जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो अगर देखें तो ये जो ड्राइंग की गई है ये फ्रूटफुल है, इसके बदले में प्रोप्राइटर जो है वो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो ड्राइंग की गई उसके लिए कोई भी पैसा पे नहीं किया जाता, या ओनर जो है उसे वो चीज़ फ्री में मिल जाती कहीं बाहर से, ऐसा तो नहीं है ना। वो कहीं बाहर से भी अगर परचेज करता तो उसके लिए उसे पैसे देने पड़ते। ठीक, इसीलिए यहाँ जो ड्राइंग की गई है वो ओनर की कैपिटल में से डिडक्ट कर ली जाती है। मीन्स देखिए, अगर आप इस चीज़ को ऐसे लें कि आपने कोई शॉप खोली हुई है, आपकी एक ग्रोसरी की शॉप है, और आप अपने घर के लिए जो ग्रोसरी का सामान लेके आते हैं, जो मतलब आटा, दाल, चावल, जो भी चीज़ आप कंज्यूम करते हैं घर पे, वो लेके आते हैं, तो उसके लिए आप अलग से वहाँ पैसे नहीं डालते हैं कि आपने उठाया और हर चीज़ के लिए अपना पैसा वहाँ रखा। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप सीधा वहाँ से अपनी शॉप से चीज़ें लेके आए और आपने कंज्यूम कर ली। लेकिन जब आप अपने गुड्स को कैलकुलेट कर रहे होगे, अपनी एसेट लायबिलिटीज को कैलकुलेट कर रहे होगे, तो उसमें आपने खुद जो कंज्यूम किया उस चीज़ को भी तो डिडक्ट किया जाएगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं तो खर्च हुआ है। अगर उस चीज़ को आप अपनी शॉप से नहीं लेते, किसी दूसरे की शॉप से लेके आते, तब भी तो कस्टमर को, यानी कि जो हमारा मैन्युफैक्चरर है, या यूँ कह सकते हो कि जो शॉपकीपर है, उसे तब भी तो पेमेंट करनी पड़ती। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा? अपनी कैपिटल में से डिडक्ट करा देगा। मीन्स यहाँ हम ट्रेडिंग में से जो परचेज है उसमें से लेस कर देंगे, और दूसरा जो हमारा बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल लिखी हुई है ऑनर की, उस कैपिटल में से माइनस कर देंगे ड्राइंग्स को। ओके, समझ गए ये कंसेप्ट? तो ये जो कंसेप्ट था हमारा, ये ऑल अबाउट द फ्री सैंपल, चैरिटी और ड्राइंग्स, जिसके बदले में प्रोडक्ट का कोई भी रिसिप्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग फर्म को रिसीव नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट रिड्यूस हो रहा है। मतलब हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो अपने प्रोडक्ट में डिडक्शन तो देख रहा है, लेकिन उस डिडक्शन के बदले में जो रिसिप्ट मिलनी चाहिए वो उसे नहीं मिल रही है। ठीक है, तो उस रिसिप्ट को कहाँ से डिडक्ट किया जाएगा? इन केस अगर वो चैरिटी कर रहा है तो प्रोडक्शन को आप पहले तो क्या करोगे? परचेज में से डिडक्ट करोगे। देखो, तीनों चीजें परचेज में से डिडक्ट हो रही हैं। इन केस अगर ड्राइंग, चैरिटी या फ्री सैंपल जो है वो गुड्स का किया जा रहा है, ठीक है, जो मटेरियल बनाया जा रहा है उसे आप फ्री सैंपल में दे रहे हो, चैरिटी में दे रहे हो, ड्राइंग में दे रहे हो, तो उस केस में वहाँ आप परचेज में से लेस करोगे। दूसरा, अगर आप फ्री दे रहे हो बाहर वालों को, जो चैरिटी में दिया, जो आपने फ्री सैंपल एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया, तो उनको आप एज ए लॉस शो करोगे, और लॉस किस में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
ठीक है। लेकिन अगर वो ऑनर खुद के यूज के लिए उसने कंज्यूम किया उसे, तो वो एज ए ड्राइंग ट्रीट किया जाएगा और ड्राइंग्स लेस होती हैं कैपिटल में से। ठीक है, आज का जो कंसेप्ट था आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।